प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 19वां अध्याय जिसका नाम है पुस्तक और जिसके लेखक हैं देवेंद्र दीपक। देवेंद्र दीपक का जन्म 31 जुलाई सन 1934 ईस्वी को सहारनपुर में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरजबंती किरण, बंद कमरा, खुली कविताएं, मास्टर धर्मदास, हम बोने नहीं, भूगोल राजा, खगोल राजा, दबाब, महान शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांत, विचारण वाथिका और कुंडली, चक्र पर मेरी वार्ता आदि है। इनके अतिरिक्त उन्होंने अत्यल्प, सार्थक, वन्या, छंद प्रमाण और भारतवर्ष का भी संपादन किया है। अब हम हमारा अध्याय पुस्तक को समझेंगे। प्रस्तुत निबंध में पुस्तक को केंद्र बनाकर अनेक तरह से सोचा विचारा गया है। जीवन यापन में पुस्तक के महत्व को अनेक तरह से प्रतिपादित करते हुए लेखक ने पुस्तक रचना से लेकर पुस्तक समीक्षा और पुस्तक भंडारण तक की स्थितियों में पुस्तक की विषयानुकूल चर्चा व्यवहारिक धरातल पर की है। शिक्षा केंद्रों में पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पुस्तकें ज्ञान विज्ञान के इस समय में महत्वपूर्ण है। वे संस्कृति और सभ्यता की सृजन यात्रा की केवल साथी ही नहीं बल्कि इस दिशा में प्रेरणा का कार्य भी करती है। यही वजह है कि पुस्तकों की ये विशेषताएं आक्रमणकारियों को खटकी। बख्तियार खिलजी ने हमारे देश के सबसे बड़े विद्या केंद्र नालंदा के पुस्तकालय को जला डाला था। पुस्तक का जलना विश्व धरोहर का जलना है। पुस्तक जलाना और उसे नष्ट करना घोर अपराध जैसा कृत्य है। लेखक का आशावादी स्वर भी निबंध के समापन में प्रकट होता है। हमारे समय की सूचना क्रांति का दबदबा भी पुस्तक को अपनी पीठिका से अबतस्त नहीं कर सकता है। जीवन में पुस्तक की उपादेयता बनी ही रहेगी। यात्रा में पुस्तक, पुस्तक में यात्रा, यो यात्रा में यात्रा। पुस्तक बाहरी और भीतरी यात्रा का समवाय है। पुस्तक विचारों की जय यात्रा का मूर्त रूप है। पुस्तक लेखक के पुरुषार्थ का शाश्वत प्रतिफल है। पुस्तक रची जाती है, पुस्तक छापी जाती है, पुस्तक विमोचित की जाती है, पुस्तक बेची भी जाती है, पुस्तक खरीदी जाती है, कभी किसी बुक डिपो में करीने से सजी अलमारियों से तो कभी चौराहे पर खड़े किसी ठेले पर लगे ढेर से। पुस्तक भेंट की जाती है, पुस्तक मांगी जाती है, पुस्तक चुराई जाती है, पुस्तक दबाई जाती है और यह सब इसलिए कि अंततः पुस्तक पढ़ी जाती है। अर्थात लेखक बता रहा है कि पुस्तक को व्यक्ति पढ़ने के लिए ही चुराता है, खरीदता है या किसी से मांगता है। पढ़ने में कुछ पुस्तकें केवल रखी जाती है, कुछ निकली जाती है, कुछ ही है जो पचाई जाती है। पुस्तक की भूमिका और प्राकथन के लिए सूटेबल आदमी खोजे जाते हैं, अर्थात पात्र व्यक्ति को खोजा जाता है। पुस्तक की समीक्षा की जाती है। कभी यह समीक्षा बेबाक होती है और अक्सर प्रायोजित। इन समीक्षाओं में अक्सर एक गैर जरूरी लंबी भूमिका होती है। पुस्तक में जो है उसकी चर्चा कम, जो नहीं है उसकी चर्चा अधिक होती है। एक उम्र होती है कि आदमी की पुस्तकें सहेजता है, एकत्र करता है, पढ़ता है, पढ़वाता है। एक उम्र होती है कि आदमी के अपने लिए घर में जगह कम पड़ने लगती है। निजी पुस्तकालय को कमरे को लेकर परिवार में चिकचिक होने लगती है। प्राध्यापकों की संतानों को शिक्षण में रुचि नहीं है। लोग परेशान हैं कि उनके बाद इन दुर्लभ पुस्तकों का क्या होगा। पुस्तकालय वाले कहते हैं कि दान में किताबें ही नहीं, उन्हें रखने के लिए अलमारियां भी दो। रातों रात कोई पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है तो रातों रात कोई पुस्तक अछूत बन जाती है। रातों रात कोई पुस्तक पुरस्कृत हो जाती है, रातों रात कोई पुस्तक तिरस्कृत हो जाती है। एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई, एक दिन पढ़ते हैं कि अमुक पुस्तक जला दी गई है। इन सब के पीछे राजनीति है, यह कोई नई बात नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी महिमा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दबदबा रहा है नालंदा का। 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। बौद्ध दर्शन, दर्शन इतिहास, निरुक्त वेद, हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष आदि के शिक्षण की व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय में आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य ज्ञानश्री, आचार्य बुद्धभद्र, आचार्य गुणमती, आचार्य स्थिरमती, आचार्य सागरमती जैसे विख्यात व विद्वान आचार्यों का नाम नालंदा से जुड़ा रहा है। लेकिन नालंदा के इतिहास में काला धब्बा भी लगा है। वह काला धब्बा नालंदा के पुस्तकालय को लेकर है। बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से देश की जो सबसे बड़ी हानि हुई वह थी वहाँ के इन पुस्तकालयों को आग के हवाले करना।
अर्थात बख्तियार खिलजी ने जब हमला किया था या आक्रमण किया था उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत नुकसान पहुंचा था। बख्तियार खिलजी ने वहाँ के सभी पुस्तकालयों को जला दिया था। इस अग्निकुंड में वे अमूल्य ग्रंथ सदा के लिए भस्म हो गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में ही मिल पाता है। तिब्बती विवरणों से पता चलता है कि नालंदा में पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था। उसे वह धर्मगंज कहते थे। इसमें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नामक 3 विशाल पुस्तकालय थे। रत्नसागर का भवन 9 मंजिला था। पागल कौन है? वह जो पुस्तक लिखता है, वह जो पुस्तकालय को जलाता है या जलवाता है। क्या होता है किसी पुस्तक का जलना? क्या होता है किसी पुस्तक का जलना? जितना सोचता हूँ उतनी खिन्नता बढ़ती है। हर पुस्तक अपने में लंबी साधना और परिश्रम का प्रतिफल होती है। लेखक को बहुत खिन्नता आ रही है, बहुत क्रोध हो रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने किताबों का अपमान किया है, उन्हें जलाया है। कितनी आँखों का कितना जागरण व्यर्थ चला गया, कितने लोगों की कितने स्रोत व्यर्थ हो गए। अर्थात लेखक कह रहा है कि जिन व्यक्तियों ने इन किताबों को बड़ा शोध किया था और लिखा था, अर्थात किसी भी किताब को लिखने से पहले उस पर बहुत शोध किया जाता है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सब की मेहनत व्यर्थ चली गई। यह तो विश्व धरोहर को नष्ट करना हुआ। शताब्दियों की सारस्वत साधना के साथ छल किया। पुस्तकालय जलाने वालों ने वह सत और दहशत की जुगलबंदी के अलावा और क्या था? वह पुस्तकें और भी कई तरह के षड्यंत्रों की शिकार होती है। कुछ धूर्त लोग ग्रंथों में प्रक्षेप कर देते हैं, कहीं कुछ वाक्यों को लुप्त कर देते हैं, कहीं प्रमादवश बदल देते हैं और कहीं जानबूझकर परिवर्तन कर देते हैं। जो ग्रंथ नष्ट भी हुए उनमें भी बहुत गड़बड़ हो गई है। ऐसी घटनाएं केवल घटना नहीं, दुर्घटना है। इनकी प्रवृत्ति न हो इसकी चिंता तो करनी ही होगी, अर्थात ये चीज़ें फिर से न दोहराई जाए। सूचना क्रांति का दौर है, दूरदर्शन छाया हुआ है, पढ़ने की आदत कम होती जा रही है और इस सब के बाद भी पुस्तक मित्र थी, पुस्तकें मित्र है, पुस्तक मित्र बनी रहेगी। कमरे को रोशनदान चाहिए तो याद रखिए दिमाग को भी पुस्तक चाहिए। हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, हर पाठक को उसकी पुस्तक भी मिलना चाहिए। जरूरी है कि यह हर हालत में जिम्मेदार हो। इस प्रकार लेखक दीपक जी की धारणा है कि पुस्तकों पर मानव ने अनेक अत्याचार किए हैं। प्रक्षेप, वाक्यलुप्ति, भाव व विचार परिवर्तन द्वारा पुस्तकों का कथ्य तथ्य बिगाड़ने के प्रयास आए दिन होते रहते हैं। आज के सूचना क्रांति के दौर में भी पुस्तकें मानव की श्रेष्ठतम मित्र बनी हुई है और बनी रहेगी, ऐसा लेखक का विश्वास है। पाठक और पुस्तक, पुस्तक और पाठक का घनिष्ठ संबंध है तथा बने रहना, यह संबंध बने रहना भी बहुत ही आवश्यक है।